हेलो क्लास 8। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 8 साइंस के चैप्टर 1 को, और वो भी एनसीईआरटी से। और हमारे चैप्टर का नाम क्या है? तो हमारे चैप्टर का नाम है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहें, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करें। और देखते हैं हम लोग क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोगों को क्या पढ़ना है। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट में हम लोग देखेंगे कि किस प्रकार से हम लोग क्रॉप को प्रोड्यूस करते हैं, क्या क्या टेक्नोलॉजी यूज करते हैं, इक्विपमेंट्स यूज करते हैं, पहले कैसे करते थे। उसके बाद उस प्रोड्यूस्ड क्रॉप को हम लोग किस प्रकार से मैनेज करते हैं दैट मीन्स उनका रख रखाव, उनका डिस्ट्रीब्यूशन, इन सारे चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे। अब क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट चैप्टर को क्यों इंक्लूड किया गया? तो इसलिए किया गया क्योंकि हम लोग देख रहे हैं पॉपुलेशन लगातार बढ़ता जा रहा है, वहीं लैंड हमारे पास लिमिटेड है। तो किस प्रकार से हम लोग प्रोड्यूस करें क्रॉप को कि मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके लिमिटेड लैंड में। किस चीज़ का मैक्सिमम प्रोडक्शन किया जा सके? तो क्रॉप्स का किया जा सके। इसीलिए क्रॉप के प्रोडक्शन पर हम लोग जोर दे रहे हैं और उनके मैनेजमेंट पर भी, क्योंकि मैनेजमेंट करने से क्या होगा कि क्रॉप जो प्रोड्यूस हुआ है वो बर्बाद नहीं होगा। तो इसमें हम लोग के सबसे पहले क्या देख रहे हैं? तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड फूड फॉर ए लार्ज पॉपुलेशन, मतलब जो बढ़ता हुआ आबादी है, एक विशाल आबादी है, उस विशाल आबादी के ज़रूरत के हिसाब से भोजन को प्रोड्यूस करना, साथ ही साथ उनका प्रॉपर मैनेजमेंट करना और डिस्ट्रीब्यूशन करना बहुत ही ज़रूरी है। मतलब जो लार्ज पॉपुलेशन है उसके लिए रेगुलर प्रोडक्शन की आवश्यकता है, प्रॉपर मैनेजमेंट की आवश्यकता है, डिस्ट्रीब्यूशन की आवश्यकता है। किस चीज़ का? तो फूड का या क्रॉप्स का। इसीलिए हम लोगों को ये चैप्टर इंक्लूड किया गया है और हम लोगों को पढ़ना है, जानना है। कह रहा है टिल 10,000 BCE पीपल वेयर नोमैडिक, लोग घुमक्कर हुआ करते थे 10,000 BCE तक। दे वेयर वांडरिंग इन ग्रुप्स फ्रॉम प्लेस टू प्लेस इन सर्च ऑफ फूड एंड शेल्टर, एक जगह से दूसरे जगह घूमते रहते थे। क्या चीज़ के सर्च में? तो फूड के और शेल्टर। शेल्टर मीन्स आश्रय के। जो भी रॉ मटेरियल मिला, फ्रूट वगैरह, वेजिटेबल्स वगैरह, उनको खाते थे, हंटिंग करते थे। लेटर अब क्या हुआ, वो लोग ज़मीन को कल्टीवेट करना शुरू किए, प्रोड्यूस करना शुरू किए क्रॉप्स, जैसे कि राइस, व्हीट, अदर। इसीलिए यहीं पे आप देखेंगे एग्रीकल्चर का उत्पत्ति होता है, कृषि का यहीं पे उत्पत्ति होता है। तो आगे हम लोग क्या देखते हैं? व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड्स आर कल्टिवेटेड, यहाँ पर इंपॉर्टेंट डेफिनेशन दिया है कि व्हेन प्लांट्स ऑफ सेम काइंड आर कल्टिवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, जब एक प्रकार के प्रजाति के पौधों को बड़े स्तर पर कल्टिवेट किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। जब एक स्पेसीज प्लांट के एक स्पेसीज का कल्टीवेशन बड़े स्तर पर किया जाता है, एक ही जगह पर बड़े स्तर पर किया जाता है, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्रॉप बोलते हैं। फॉर एग्जांपल वीट हो गया, राइस आप ले सकते हैं, इस प्रकार से। आप पहले से जानते हैं कि क्रॉप्स आर ऑफ डिफरेंट टाइप्स, बहुत प्रकार के क्रॉप्स होते हैं, जैसे सीरियल्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, फ्रूट्स हैं। और इनको हम लोग क्लासीफाई भी कर सकते हैं किस चीज़ के आधार पर? तो बेसिस ऑफ सीजन के आधार पर, मीन्स जो मौसम में, जिस मौसम में जो फसल होता है, इसके आधार पर भी हम लोग क्रॉप्स का क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। कह रहा है भारत एक विशाल देश है जहाँ क्लाइमेटिक कंडीशन काफ़ी वेरी करता है, टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, रेनफॉल अलग अलग क्षेत्रों में अलग अलग देखने को मिलेगा, इसलिए बहुत प्रकार के फसल हमारे यहाँ हो पाते हैं। अब इसी में हम लोग क्या देखते हैं, जो अलग अलग फसल हैं, तो जैसे सीजन के हिसाब से हम लोग पहला बांटते हैं खरीफ क्रॉप में, खरीफ क्रॉप, दूसरा राबी क्रॉप्स, और एक इसमें दिया नहीं है जायद, जिसको बोलते हैं हम लोग, जो इन लोगों के बीच में होता है, इन दोनों सीजन के बीच में जायद आता है, जिसमें आप वाटरमेलन, ककम्बर, इस सब टाइप के प्रोडक्शन को देखते हैं। तो खारिफ क्या है? बेसिकली खारिफ है कि द क्रॉप्स विच आर सोन इन द रेनी सीजन, वैसे क्रॉप्स, वैसे फसल जो रेनी सीजन में उगाए जाते हैं, उनको हम लोग खारिफ क्रॉप्स कहते हैं। अब रेनी सीजन जनरली कब आता है इंडिया में, कब रहता है? तो जून से सितंबर में, इसलिए इसी सीजन में इनको क्या किया जाता है? सोन किया जाता है। आगे आप इसका उदाहरण देखेंगे जो पूछता है एग्जाम में, पैडी है, मेज है, सोयाबीन है, ग्राउंड नट है, कॉटन है, ये सारे खारिफ क्रॉप्स हैं। वहीं राबी क्रॉप्स को जब आप पढ़ते हैं तो राबी क्रॉप्स में क्या देखते हैं आप कि द क्रॉप्स ग्रोन इन द विंटर सीजन, वैसे क्रॉप्स, वैसे फसल जो विंटर सीजन में उगाए जाते हैं, जैसे अक्टूबर टू मार्च में, इनको हम लोग राबी क्रॉप्स कहते हैं। अब राबी क्रॉप्स का उदाहरण आप क्या लेंगे? वीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिंसीड। यहाँ से क्वेश्चन बनता है, क्या पूछ देगा आपको? फसल का नाम दे देगा, क्रॉप का नाम दे देगा, बोलेगा कि बताइए ये राबी है या खारिफ है। कह रहा है बिसाइड दीज पल्सेस एंड वेजिटेबल्स आर ग्रोन ड्यूरिंग समर एट मेनी प्लेसेस, इन सब के अलावा पल्सेस मीन्स दाल के पौधे और वेजिटेबल्स भी ग्रो किए जाते हैं गर्मी के महीनों में या गर्मी के दिनों में अलग अलग जगहों पर। तो ये था राबी, खारिफ और जायद के बारे में। जायद इसमें मेंशन नहीं है, लेकिन आपको ध्यान में रखना है कि एक सीज़न जायद भी है, ठीक है। तो ये खारिफ राबी हम लोग समझ गए। अब यहाँ आप देख रहे हैं कि खारिफ क्या होता है। खारिफ जनरली रेनी सीजन में होता है। तो रेनी सीजन में होता है तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि क्यों खारिफ क्रॉप्स को खारिफ क्रॉप्स बोला जाता है या रेनी सीजन में उसको ग्रो किया जाता है। तो आप इसका जवाब देंगे कि इनको पानी की रिक्वायरमेंट ज़्यादा होती है, वाटर रिक्वायरमेंट इनका क्या होता है? ज़्यादा होता है, इसलिए खारिफ क्रॉप्स को इसी सीजन में उगाया जाता है।
या वीट को खारिफ क्रॉप्स क्यों नहीं हम लोग बोलते हैं? तो वीट को खारिफ क्रॉप इसलिए नहीं बोलते हैं क्योंकि ये राइस की तरफ पानी का रिक्वायरमेंट नहीं है, इसका पानी का रिक्वायरमेंट कम है। तो ये रीजन है, इस टाइप से रीजन बेस्ड क्वेश्चन एक पूछ सकता है आपसे। आगे हम लोग क्या देखते हैं, बेसिक प्रैक्टिसेस ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। तो क्रॉप प्रोडक्शन में क्या होता है, कुछ प्रैक्टिसेस हैं, ये स्टेप बाय स्टेप आपको याद होना चाहिए। पहला क्या है कि हम लोग प्रिपरेशन ऑफ सॉइल करते हैं, फिर हम लोग सोइंग करते हैं, फिर मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं, उसके बाद इरिगेशन करते हैं, फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। वीड्स मतलब क्या हुआ, घास फूस पतवार, इनसे इसको बचाते हैं, हार्वेस्टिंग करते हैं, फिर स्टोरेज करते हैं। तो ये 7 स्टेप्स है, आपको क्रोनोलॉजी में याद होना चाहिए, इसी ऑर्डर में याद होना चाहिए कि प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, सोइंग, एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, इरिगेशन, प्रोटेक्टिंग फ्रॉम वीड्स, हार्वेस्टिंग, स्टोरेज। तो ये याद होना चाहिए, ये एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस है। आगे हम लोग वन बाय वन इन सारे स्टेप्स को कवर करेंगे। तो पहला है प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कि सॉइल को किस प्रकार से प्रिपेयर किया जाता है। तो ये पहला स्टेप है कि आप फसल लगाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको सॉइल को प्रिपेयर करना होगा। और क्यों किया जाता है, टू टर्न द सॉइल, मीन्स सॉइल को उलट पलट करने के लिए और साथ ही साथ उसको लूजन करने के लिए, मीन्स लूज करने के लिए, ताकि एयर जा सके। दिस अलाउज द रूट्स टू पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉइल। और लूज होने से ये भी फ़ायदा होता है कि प्लांट्स का जो जड़ है वो ज़्यादा गहराई तक जा सके। और जब आप सॉइल को लूज करते हैं तो वो रूट को ब्रीथ करने में मदद करता है, क्योंकि हवा अंदर तक जा पाता है। द लूजन सॉइल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवॉर्म्स एंड माइक्रोब्स प्रेजेंट इन द सॉइल। अब ये तीसरा यूज क्या है, तीसरा फायदा इसका ये है कि यह अर्थवॉर्म और माइक्रोब्स जैसे जो जीव जंतु हैं उनको भी ग्रो करने में मदद करता है। कौन करता है, लूजन सॉइल। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड्स ऑफ फार्मर सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉइल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। अब क्या होता है, इसको फ्रेंड भी बोलते हैं, फार्मर्स फ्रेंड, किसको, अर्थवॉर्म को, माइक्रोब्स को फार्मर्स फ्रेंड भी बोलते हैं। इसलिए बोलते हैं क्योंकि ये फर्दर मोर सॉइल को क्या करता है, लूज करने में मदद करता है, और ह्यूमस भी इसमें ऐड करता है, जो फसल को और अच्छा उपजने में मदद करता है। आगे कह रहा है, सॉइल में बहुत सारे मिनरल्स होते हैं, वाटर, एयर एंड अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म भी सॉइल में रहते हैं। अब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म में आप देख रहे हैं, अर्थवॉर्म रह रहा है, माइक्रोब्स रह रहा है, ये सभी रहता है, एयर है, वाटर, नमी भी तो होता ही है, और बहुत सारे मिनरल्स भी पाए जाते हैं, नाइट्रोजन वगैरह ये सब। तो सॉइल में ये सारी चीज़ आपको देखने को मिलेगा, तो ऑब्जेक्टिव में आएगा तो आप टिक कर सकते हैं। आगे कह रहा है, सिंस ओनली अ फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ द सॉइल सपोर्ट द प्लांट ग्रोथ। अब कह रहा है प्लांट के लिए कितना गहराई तक, कितना नीचे तक का सॉइल इंपॉर्टेंट है, तो फ्यू सेंटीमीटर तक का ही है। टर्निंग एंड लूजनिंग ऑफ सॉइल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉइल टू द टॉप। अब जब आप सॉइल को उलट पलट करते हैं, टर्न करते हैं, तो इससे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट रिच सॉइल है वो टॉप पर आ जाता है, जिससे प्लांट के ग्रोथ में मदद मिलता है, प्लांट को न्यूट्रिएंट मिलता है। इसीलिए ये प्रिपरेशन ऑफ सॉइल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कह रहा है अब यहाँ पर कि प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉइल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लगिंग। अब ये टिलिंग प्लगिंग क्या है, तो यही प्रक्रिया है जिसके द्वारा सॉइल को आप लूज करते हैं और टर्न करते हैं। इसी प्रक्रिया को हम लोग टिलिंग कहते हैं या प्लगिंग कहते हैं। अब इसका किस इंस्ट्रूमेंट या इक्विपमेंट का यूज करके करते हैं, तो प्लग, हल जिसको बोलते हैं। अब क्या चीज़ से बना होता है, तो वुड से बना होता है, और आयरन का भी इस्तेमाल किया जाता है इसको बनाने में। कह रहा दी प्लग्ड फील्ड में है बिग क्लम्प्स ऑफ सॉइल कॉल्ड क्रम्प्स। अब बड़ा बड़ा साइज का जो होगा मिट्टी का टुकड़ा होगा इसमें, जो प्लग्ड फील्ड है उसमें। अब इस क्रम्प को भी तोड़ना बहुत ज़रूरी होता है, इसके लिए हम लोग लेबलिंग करते हैं, लेबलिंग द फील्ड। अब यह बेनिफिशियल होता है सोविंग करने के लिए, मतलब बीज को बोने के लिए, एज वेल एज इरीगेशन में भी। अगर लेबलिंग नहीं होगा तो पानी सही ढंग से हर क्षेत्र, हर कोने में पहुंच नहीं पाएगा। इसलिए इसके लिए हम लोग एक लेबलर का इस्तेमाल करते हैं, जो एक इक्विपमेंट है। तो इससे क्या हो जाता है कि समटाइम्स मैन्योर इज एडेड टू द सॉइल बिफोर टिलिंग। अब टिलिंग करने से पहले क्या करते हैं हम लोग, मैन्योर कभी कभी ऐड कर देते हैं। इससे मैन्योर क्या होता है, प्रॉपरली मिक्स हो जाता है सॉइल में, और सॉइल मॉइस्टेंड हो जाता है बिफोर सोविंग। तो ये आप समझ रहे हैं किसका इस्तेमाल बताया गया है यहाँ पर, किस प्रकार से लेबलिंग फ़ायदा करता है, किस प्रकार से टिलिंग फ़ायदा करता है खेती करने में, है ना, इनको बताया गया है। कह रहा है बिफोर सोविंग द सीड इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक सॉइल क्लम्प्स टू गेट बेटर यील्ड, है ना। अब सॉइल क्लम्प्स मतलब वही जो बड़ा बड़ा मिट्टी का दल है, या जो मिट्टी का जो क्लस्टर है, उसको फोड़ना ज़रूरी होता है। आगे आप क्या देखते हैं, प्लग के बारे में बोल रहा है कि दिस इज बीइंग यूज सिंस एंशियंट टाइम्स। इस प्लग का इस्तेमाल बहुत दिनों से किया जा रहा है, एंशियंट प्राचीनतम समय से किया जा रहा है। फॉर टिलिंग द सॉइल, सॉइल को टिलिंग करने के लिए, और एडिंग फर्टिलाइजर्स के लिए, रिमूविंग द वीड्स एंड टर्निंग द सॉइल, है ना, वीड्स को भी हटाने में इसका इस्तेमाल किया जाता है, और सॉइल को टर्न करने में भी। अब बना क्या चीज़ होता है, तो हम लोग दिस इज मेड ऑफ वुड, लकड़ी से बना हुआ है, और इसको खींचा क्या चीज़ से जाता है, तो पेयर ऑफ बुल से या अदर एनिमल से, मतलब बैल के द्वारा इसको खींचा जाता है। कहीं कहीं के हॉर्सेस और कैमल्स भी यूज करते हैं। इट कंटेन्स ए स्ट्रॉन्ग ट्रैंगुलर आयरन स्ट्रिप कॉल्ड प्लग शेयर, है ना। इसमें प्लग शेयर होता है जो कि ट्रैंगुलर शेप के आयरन से बना होता है। मेन पार्ट ऑफ प्लग क्या होता है, लॉन्ग वुड, और वह जो ट्रैंगुलर शेप का आयरन का स्ट्रिप होता है वो लंबे लकड़ी से, माने हल है, तो आप समझ सकते हैं, हल देखे होंगे।
तो आगे पिक्चर भी है, पिक्चर में देखेंगे हम लोग, उसी के बारे में यहाँ पर बात किया गया है। बैल से बांध करके इसको खींचा जाता है। आगे क्या कर रहा है, हो के बारे में कर रहा है। यह क्या है, एक सिंपल टूल है जो यूज किया जाता है वीड्स को रिमूव करने के लिए और सॉइल को लूज करने के लिए। अब इसके कंस्ट्रक्शन को बता रहा है। इट हैज़ ए लॉन्ग रॉड ऑफ वुड और आयरन, ए स्ट्रॉन्ग ब्रॉड एंड बेंट प्लेट आयरन इज फिक्स्ड टू वन एंड। अब देखिए यहाँ पर पिक्चर दिखलाया गया है कि ये आपका प्लग हो गया, प्लग का पिक्चर है कि किस ये प्लग हो गया आपका, और किस प्रकार से इस प्लग को बैलों के गर्दन पे रखा जाता है और ये किस प्रकार से खेत को जोतने में मदद करता है। तो आप ये देख सकते हैं, हल बोलते हैं हिंदी में इसको हम लोग। आगे हम लोग क्या देखते हैं कि कल्टीवेटर के बारे में, कि नाउ डेज प्लगिंग इज डन बाय ट्रैक्टर ड्रिवेन कल्टीवेटर। अब ट्रैक्टर ड्रिवेन कल्टीवेटर, ट्रैक्टर का यूज करते हैं हम लोग। अब यहाँ पर देख रहे हैं हल के जगह पर द यूज ऑफ कल्टीवेटर सेव्स लेबर एंड टाइम। अब ट्रैक्टर का यूज करने से क्या हो रहा है, यही तो मॉडर्न इक्विपमेंट है, इससे क्या हो रहा है कि लेबर भी बच रहा है और टाइम भी बच रहा है। अब हम लोग क्या देखेंगे, सोविंग के बारे में देखेंगे कि सोविंग क्या होता है। अब बीज बोने का बारी आ गया, तो सोइंग इंपॉर्टेंट है क्रॉप प्रोडक्शन के लिए। बिफोर सोइंग गुड क्वालिटी क्लीन एंड हेल्दी सीड्स ऑफ गुड वेराइटी आर सेलेक्टेड। अब आप जब बीज बोने जा रहे हैं तो क्या देखिएगा कि बीज की गुणवत्ता को देखिएगा कि बीज अच्छे क्वालिटी का होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, ताकि अच्छा फसल हो सके। तो इन्हीं चीज़ों का ध्यान किसान रखते हैं, इसलिए वो लोग हाई यील्डिंग वेराइटी सीड का यूज करते हैं। HYV सीड्स का इस्तेमाल करते हैं जो हाई यील्डिंग वेराइटी सीड्स है, मतलब अच्छा उपज जो देता है। तो सिलेक्शन ऑफ सीड्स के बारे में बोल रहा है, कह रहा है आर दीज सीड्स विच फ्लोट ऑन वाटर वुड दोज बी लाइटर और हेवियर देन दोज विच सिंक्स, वाई वुड दे बी लाइटर। कह रहा है डैमेज सीड्स बिकम हॉलो। जो डैमेज सीड्स हैं, जो ख़राब हो गए हुए बीज हैं, वो हल्के होते हैं, हॉलो खोखले होते हैं और लाइटर हो जाते हैं, इसलिए वो पानी पे तैरते हैं। दिस इज ए गुड मेथड फॉर सेपरेटिंग गुड हेल्दी सीड्स। अगर आपको सीड का चयन करना हो तो सीड का चयन आप कैसे करिएगा, उसको पानी में डाल दीजिएगा। अगर पानी में सीड तैर रहा है, ऊपर में फ्लोट कर रहा है, तो आप समझ जाइए कि ये सीड खराब है, और जो नहीं तैर रहा है वो सीड अच्छा है। बिफोर सोइंग वन ऑफ द इंपॉर्टेंट टास्क इज टू नो अबाउट द टूल्स यूज फॉर सोइंग सीड्स। अब बीज को बोना है तो उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट टूल्स हमको जानना होगा जो बीज को बोने में मदद करता है। तो पहला है ट्रेडिशनल टूल्स के बारे में बता रहा है कि जो शुरू से हम लोग यूज करते आ रहे हैं या पहले यूज किया करते थे, तो उनके बारे में देखेंगे। तो सीड शेप लाइक ए फनल, एक फनल लाइक शेप का इंस्ट्रूमेंट होता है, इक्विपमेंट होता है जिसका इस्तेमाल किया जाता था। दी सीड्स आर फिल्ड इनटू द फनल and passed down through the 2 or 3 pipes having sharp ends. These ends मतलब कह रहा है कि फनल मतलब टीप की आकार का, देख रहे हैं आप यहाँ पर ये डायग्राम दिया गया है कि टीप के आकार का एक फनल है, इसमें बीज डाला जाता है और इसमें एक पाइप लगा हुआ है जो ज़मीन तक गया है। इस प्रकार से भी आप बीज को बो सकते हैं। तो ये ट्रेडिशनल मेथड था। आगे अभी हम लोग क्या देखेंगे कि सीड ड्रिल। अब हम लोग सीड ड्रिल का इस्तेमाल करते हैं। नाउ डेज द सीड ड्रिल इज यूज फॉर सोइंग विद द हेल्प ऑफ ट्रैक्टर्स। ट्रैक्टर की मदद से अब बीज को बोया जा रहा है। और किस इक्विपमेंट का यूज किया जाता है, सीड ड्रिल का यूज किया जाता है। अब दिस सोज द सीड्स यूनिफॉर्मली एट इक्वल डिस्टेंस। अब इससे क्या फायदा है, इक्वल डिस्टेंस पर सीड बोआ जा रहा है। पहले फनल की मदद से जब हम लोग कर रहे थे तो इक्वल डिस्टेंस पर नहीं होता था, इक्वल डेप्थ पर नहीं होता था। अब क्या हुआ, अगर मान लीजिए क्यारी बनाए आप, क्यारी बनाए, इसमें बीज लगाए, कुछ बीज यहाँ पर है, एक ही जगह पर 3-4 बीज आ गया, 1 2 3 एक ही जगह पर आ गया, तो प्रॉपरली सबको सनलाइट वाटर न्यूट्रिएंट्स नहीं मिल पाएगा, इसलिए अच्छा फसल नहीं हो पाएगा। लेकिन जब आप इक्वल डिस्टेंस पर बीज को लगाते हैं, इक्वल डेप्थ पर लगाते हैं, ज़्यादा अंदर भी नहीं, ज़्यादा अंदर चला जाएगा फिर भी बीज अंदर ही रह जाएगा, ज़्यादा ऊपर आ गया तो उसको बर्ड्स वगैरह या अदर पेस्ट जो है वो उसको नष्ट कर देगा। तो एक प्रॉपर डिस्टेंस पर प्रॉपर डेप्थ पे होना चाहिए। अब ये सीड ड्रिल की मदद से हो पाता है और अच्छा फसल हो जाता है। तो यही इस यहाँ पर सीड ड्रिल का इस्तेमाल बताया गया है। आगे हम लोग क्या देखते हैं इसी में कि एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर। अब किस प्रकार से हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर का ऐड करते हैं। कह रहा है सब्सटेंस विच आर एडेड टू द सॉइल इन द फॉर्म ऑफ न्यूट्रिएंट्स फॉर हेल्दी ग्रोथ ऑफ प्लांट आर कॉल्ड मैन्योर और फर्टिलाइजर। मैन्योर और फर्टिलाइजर की डिफिनेशन को यहाँ पर बताया गया है कि वैसा पदार्थ जो ज़मीन में ऐड किया जाता है, क्यों किया जाता है, ताकि न्यूट्रिएंट्स इनरिच किया जा सके सॉइल को और प्लांट उस न्यूट्रिएंट्स को एब्जॉर्ब कर सके। इसी वैसे ही सब्सटेंस को हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइजर कहते हैं। कह रहा है सॉइल सप्लाइज मिनरल न्यूट्रिएंट्स टू द क्रॉप प्लांट्स, दीज न्यूट्रिएंट्स आर एसेंशियल फॉर द ग्रोथ इन सर्टेन एरियाज। अब कह रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र हैं, जनरली न्यूट्रिएंट्स कौन प्रोवाइड करता है प्लांट को, सॉइल करता है, लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पर फार्मर्स को एक्स्ट्रा एडिशनल ये फर्टिलाइजर और मैन्योर ऐड करना पड़ता है क्योंकि वहाँ पर कमी है। और दूसरा ये भी है कि हम लोग कभी भी फील्ड को अनकल्टिवेटेड नहीं छोड़ते हैं, कंटिन्यूसली हम लोग उस पर खेती करते हैं, इसलिए न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी हो जाता है सॉइल में। अब जो अगर गेहूं है वो नाइट्रोजन एब्जॉर्ब कर रहा है किसी सॉइल से और लगातार आप कर रहे हैं तो नाइट्रोजन की कमी हो जाएगी ज़मीन में, तो वहाँ पर डालना होगा, नाइट्रोजन मिलाना होगा। तो ये भी कारण है हम लोग मैन्योर और फर्टिलाइज़र ऐड करते हैं।
अब आगे क्या कह रहा है कि कंटिन्यूअस कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स मेक द सॉइल पुअर इन न्यूट्रिएंट्स। वही चीज़ है कि लगातार जो आप कल्टीवेशन कर रहे हैं क्रॉप्स का, इसके कारण सॉइल जो है पुअर हो जाता है न्यूट्रिएंट्स में। देयरफॉर फार्मर्स हैव टू ऐड मैन्योर टू द फील्ड टू रिप्लेनिश द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स। इसलिए फार्मर जो है मैन्योर वगैरह का एडिशन करते हैं, यूज करते हैं, ताकि न्यूट्रिएंट्स को फिर से मेंटेन किया जा सके उसके लेवल को। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड मैन्योरिंग। इसी प्रोसेस को हम लोग मैन्योरिंग कहते हैं। तो यहाँ पर से एक क्वेश्चन बन सकता है, करा इम्प्रॉपर और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग रिजल्ट्स इन वीक प्लांट। अगर इम्प्रॉपर ढंग से और इनसफिशिएंट मैन्योरिंग होगा तो प्लांट्स कमज़ोर हो जाएंगे। मैन्योर है क्या? तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो ऑब्टेन किया जाता है ना। मैन्योर क्या है? एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है। ऑर्गेनिक मतलब जो प्लांट्स या एनिमल के प्रोडक्ट से बना है, बेसिकली प्लांट और एनिमल के प्रोडक्ट से बना है, उन्हीं को हम लोग मैन्योर कहते हैं, ऑर्गेनिक सब्सटेंस कहते हैं। तो मैन्योर एक ऑर्गेनिक सब्सटेंस है जो कैसे बना है? तो डिकम्पोजिशन से बना है, टूटने से बना है। किस चीज़ के टूटने से? प्लांट और एनिमल वेस्ट के टूटने से। कह रहा है फार्मर्स क्या करते हैं? डंप करते हैं प्लांट और एनिमल वेस्ट को पिट्स में। पिट्स मतलब क्या होता है? गड्ढा में, एट ओपन प्लेसेस, और अलाउ कर कुछ दिन के लिए छोड़ देते हैं उसको, ताकि वो डिकम्पोज हो सके, अच्छा से सरगल सके। और डिकम्पोजिशन क्या होता है? कॉज्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अभी हम लोग जानते हैं, बचपन से पढ़े हैं कि बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, वही डिकम्पोजिशन में मदद करते हैं। द डिकम्पोज मैटर इज यूज एज ऑर्गेनिक मैन्योर। यही डिकम्पोज मैटर जो है उसको ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस प्रकार से मैन्योर को प्रिपेयर किया जाता है। एक पीट में एनिमल या प्लांट वेस्ट को हम लोग डालते हैं, उसको कुछ दिनों के लिए सड़ने गलने के लिए छोड़ देते हैं, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के एक्शन के बाद वो क्या होता है? कन्वर्ट हो जाता है मैन्योर में। यहाँ पर एक डायग्राम के जरिए इसी चीज़ को बतलाया गया है। आगे आप क्या देखते हैं? फर्टिलाइजर्स के बारे में देखेंगे। मैन्योर हम लोग देख लिए। फर्टिलाइजर्स क्या है? फर्टिलाइजर्स वैसे केमिकल हैं विच आर रिच इन पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट, जो किसी खास न्यूट्रिएंट में रिच होते हैं। फर्टिलाइजर कैसे प्रोड्यूस किया जाता है? तो फैक्ट्रीज में प्रोड्यूस किया जाता है। और इसका एग्जांपल क्या है? तो यहाँ से आप याद रखिएगा, यूरिया है, एमोनिया है, मीन्स एमोनियम सल्फेट, सुपर फॉस्फेट है, पोटास है, एनपीके है। एनपीके में 3 चीज़ मिला हुआ है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना है। तो द यूज ऑफ फर्टिलाइजर हैज़ हेल्प फार्मर्स टू गेट बेटर यील्ड। अब ये फर्टिलाइजर के इस्तेमाल से क्या हुआ है? यील्ड बढ़ गया है। यील्ड मतलब प्रोडक्शन बढ़ गया है। किस चीज़ का? तो क्रॉप्स का, जैसे वीट हो गया, ये है, इन सब का प्रोडक्शन बढ़ा है। फर्टिलाइजर्स हैव ऑल्सो बिकम ए सोर्स ऑफ वाटर पॉल्यूशन। लेकिन फर्टिलाइजर के साथ क्या है? एक समस्या है कि ये वाटर पॉल्यूशन का भी एक स्रोत है। देयरफॉर इन ऑर्डर टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल वी हैव टू सब्स्टिट्यूट फर्टिलाइजर्स विद ऑर्गेनिक मैन्योर। इसलिए हम लोगों को फर्टिलाइजर के जगह पर ऑर्गेनिक मैन्योर का इस्तेमाल करना चाहिए, ताकि वाटर पॉल्यूशन को रोका जा सके। अब क्या होता है, जब आप फर्टिलाइजर यूज करते हैं तो फर्टिलाइजर का बहुत सारा कण जो है सॉइल में ही रह जाता है। जब रेन होता है तो वाटर लॉगिंग होता है। अब वह पानी बढ़ करके क्या होता है? नदी में, नालों में, तालाबों में चला जाता है, जिसके कारण पीएच वैल्यू ख़राब होता है और जो एक्वेटिक लाइफ है उनको हार्म करता है। कह रहा है यूज ऑफ मैन्योर क्या किया है? इंप्रूव कर दिया है सॉइल के टेक्सचर को, एज वेल एज इट्स वाटर रिटेनिंग कैपेसिटी। मैन्योर क्या करता है? वाटर रिटेनिंग मीन्स मिट्टी का पानी को होल्ड करने का क्षमता बढ़ाता है, और इट रिप्लेनिशेस द सॉइल विथ न्यूट्रिएंट्स, और सॉइल को न्यूट्रिएंट रिच भी बनाता है। कह रहा है अनदर मेथड ऑफ रिप्लेनिशिंग द सॉयल विथ न्यूट्रिएंट इज क्रॉप रोटेशन। क्रॉप रोटेशन भी एक तरीका है जिसके द्वारा आप सॉयल के न्यूट्रिएंट्स को मेंटेन कर सकते हैं। क्रॉप रोटेशन क्या है? तो ये डन किया जाता है बाय ग्रोइंग डिफरेंट क्रॉप्स अल्टरनेटली। मतलब अल्टरनेटली आज कोई एक फसल किए हैं आप इस सीजन में, तो अगले सीजन में दूसरा फसल करिए। इससे क्या होगा? किसी खास फसल को खास प्रकार के न्यूट्रिएंट्स की आवश्यकता होती है। जब आप फसल को चेंज करते हैं तो न्यूट्रिएंट्स क्या होता है? न्यूट्रिएंट्स का खपत को आप मेंटेन रखने में मदद कर पाते हैं। जैसे अगर सपोज वीट है, वीट को न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन की आवश्यकता है, तो आप नाइट्रोजन वो एब्जॉर्ब करेगा सॉइल से। लेकिन अगले बार आप अगर फसल चेंज कर देते हैं तो इससे क्या होता है? वो फसल को किसी दूसरे न्यूट्रिएंट की आवश्यकता होगी, इसलिए सॉइल में एक पार्टिकुलर न्यूट्रिएंट की कमी नहीं हो पाती है। कह रहा है अर्लियर, शुरुआती दौर में क्या होता था? फार्मर्स जो नॉर्दर्न इंडिया में थे वो यूज करते थे लेग्यूम्स एज फॉडर इन वन सीजन एंड वीट इन द नेक्स्ट सीजन। मैंने पहले के ज़माने में लेग्यूम्स मतलब दलहन के पौधे होते हैं, उनका इस्तेमाल करते थे, क्योंकि दलहन के पौधों में राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो सॉइल में न्यूट्रिएंट नाइट्रोजन के को क्या करता है? नाइट्रोजन फिक्सेशन करने का काम करता है। इससे क्या होता है कि अगेन सॉइल में नाइट्रोजन का मात्रा मेंटेन हो गया, और फिर अगले सीजन में आप क्या कर रहे हैं? वीट को उपजा रहे हैं। इससे क्या होता है? वीट को भी अच्छा प्रॉपर अमाउंट में नाइट्रोजन मिल गया। तो इस प्रकार से आप क्रॉप रोटेशन के जरिए सॉइल में न्यूट्रिएंट के लेवल को मेंटेन रख सकते हैं। कह रहा है फार्मर्स आर बीइंग इनकरेज टू अडॉप्ट दिस प्रैक्टिस। फार्मर्स को इनकरेज किया जा रहा है, प्रोत्साहित किया जा रहा है कि इस प्रकार के प्रैक्टिस को यूज करें। आगे कह रहा है यही राइजोबियम बैक्टीरिया, जिसके बारे में हम लोग चर्चा किए थे कि ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। राइजोबियम बैक्टीरिया बेसिकली पाया कहाँ जाता है? तो दलहन पौधों के रूट्स में रहता है, रूट नोड्यूल्स में। यहाँ पर राइजोबियम बैक्टीरिया रहता है। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है? एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन का, जो हवा में नाइट्रोजन है उसको एब्जॉर्ब करता है, लेता है, और उसके फॉर्म को चेंज कर देता है। और किस फॉर्म में बदल देता है? नाइट्रेट्स में या नाइट्राइट्स में। नाइट्रेट्स या नाइट्राइट्स में परिवर्तित कर देता है, और उसके बाद प्लांट उसको ईजिली एब्जॉर्ब कर लेते हैं।
तो इस प्रकार से राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन फिक्सेशन में मदद करता है। यहाँ पर डिफरेंस बताया गया है फर्टिलाइजर और मैन्योर के बीच में, तो हम बहुत इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में यहाँ से क्वेश्चन आना है कि फर्टिलाइजर क्या है, एक मैन मेड इनऑर्गेनिक सॉल्ट है, वही मैन्योर क्या है, नेचुरल सब्सटेंस है जो बनता है डिकम्पोजिशन के बाद। किसके डिकम्पोजिशन, तो कैटल डंग और प्लांट रेसिड्यू। कर रहा है फर्टिलाइजर प्रिपेयर किया जाता है फैक्ट्रीज में, मैन्योर प्रिपेयर किया जाता है फील्ड में। फर्टिलाइजर्स डज नॉट प्रोवाइड एनी ह्यूमस टू द सॉइल, यह सॉइल में कोई भी ह्यूमस ऐड नहीं करता है, वहीं ये ह्यूमस ऐड करता है सॉइल में। फर्टिलाइजर आर वेरी रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, फर्टिलाइजर जो होते हैं जो प्लांट को न्यूट्रिएंट चाहिए स्पेशल रूप से उस खास न्यूट्रिएंट्स की भी पूर्ति करता है, जैसे नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम। वही मैन्योर क्या होता है, इज रिलेटिवली लेस रिच इन प्लांट न्यूट्रिएंट्स, मैन्योर में उतना न्यूट्रिएंट नहीं होता है जितना फर्टिलाइजर में होता है। तो ये बेसिक अंतर है फर्टिलाइजर और मैन्योर में जो आप पढ़ लेंगे। लेकिन यहाँ पर बताया गया है कि क्या एडवांटेज है मैन्योर को यूज करने का, फ़ायदा क्या है मैन्योर को यूज करने का। तो पहला चीज़ जो हम जानते हैं ये ऑर्गेनिक मैन्योर है ना। अब क्या है पहला चीज़ कि इट इन्हांसेस द वाटर होल्डिंग, इस मैन्योर जब आप यूज करते हैं तो सॉइल का वाटर होल्डिंग कैपेसिटी बढ़ जाता है। दूसरा क्या है, इट मेक्स द सॉइल पोरस, सॉइल को पोरस बनाता है, ड्यू टू विच एक्सचेंज ऑफ गैसेस बिकम्स ईजी, है ना। पोरस मतलब कि जो साइज होता है सॉइल के कणों के बीच में उसको मेंटेन रखने में मदद करता है, स्टैंडर्ड रखता है, जिसके कारण क्या होता है गैसियस एक्सचेंज हो पाता है। तीसरा चीज़ क्या देखते हैं, यह इंक्रीज कर देता है नंबर ऑफ फ्रेंडली माइक्रोब्स को, जैसे अर्थवॉर्म वगैरह है, इन सब को की संख्या को बढ़ने में मदद करता है। आगे आप देखते हैं, और इनको हम लोग जानते हैं ये जो माइक्रोब्स वगैरह हैं ये फार्मर फ्रेंड्स हैं। और फोर्थ पॉइंट आप देखते हैं, इट इंप्रूव द टेक्सचर ऑफ सॉइल, सॉइल के टेक्सचर को भी मेंटेन करता है, इंप्रूव करता है, सुधार लाता है। तो ये सारे एडवांटेज है, क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे वाई वन शुड यूज मैन्योर रेदर देन फर्टिलाइजर, तो आप यही जवाब देंगे 4 पॉइंट। आगे इरीगेशन की बात हम करते हैं, इरीगेशन मतलब सिंचाई। तो कह रहा है ऑल लिविंग बींग्स नीड वाटर टू लिव, सभी लिविंग बींग्स को पानी की ज़रूरत होती है रहने के लिए, और वाटर उनके डेवलपमेंट में बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है। वाटर को प्लांट के रूट्स भी एब्जॉर्ब करते हैं। अलॉन्ग विथ वाटर, वाटर के साथ साथ मिनरल और फर्टिलाइजर भी प्लांट एब्जॉर्ब करता है। प्लांट कंटेन्स नियरली 90% वाटर, मीन्स 90% के करीब पानी पाया जाता है प्लांट्स में। वाटर एसेंशियल क्यों है, तो बिकॉज जर्मिनेशन ऑफ सीड में मदद करते हैं, जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं हो पाएगा अगर पानी नहीं हो, ड्राई सीजन में जर्मिनेशन ऑफ सीड्स नहीं हो पाता है। न्यूट्रिएंट्स डिजॉल्व इन वाटर, जो भी न्यूट्रिएंट्स है वो पानी में डिजॉल्व होते हैं, उसके बाद ही ट्रांसपोर्ट हो पाता है प्लांट्स में। तो अगर वाटर नहीं होगा तो प्लांट्स जो है न्यूट्रिएंट्स भी नहीं एब्जॉर्व कर पाएंगे, नहीं ले पाएंगे। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं वाटर के प्लांट के संदर्भ में। आगे आप क्या देखते हैं, टू मेंटेन द मॉइस्चर ऑफ द सॉइल फॉर हेल्दी क्रॉप ग्रोथ, फील्ड्स हैव टू बी वाटर रेगुलरली, अच्छा फसल हो सके इसलिए आपको निरंतर समय पर पानी पटाना होगा। द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप्स एट रेगुलर इंटरवल इज कॉल्ड इरीगेशन। अब रेगुलर इंटरवल पर जब आप पानी सप्लाई करते हैं प्लांट्स को, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इरीगेशन, सिंचाई। द टाइम एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ इरीगेशन वेरीज फ्रॉम क्रॉप टू क्रॉप, अलग अलग फसलों में अलग अलग समय पर अलग अलग मात्रा में पानी की आवश्यकता होती है, सारे फसल को आप एक टाइप से पानी नहीं प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये सब चीज़ों को हम लोगों को ध्यान में रखना है इरिगेशन में, और इरिगेशन क्यों इंपॉर्टेंट है हम समझ गए। अब सोर्स क्या है इरिगेशन का, स्रोत क्या है, तो बहुत सारे सोर्स होते हैं, जैसे वेल्स है, ट्यूबवेल्स है, पॉन्ड्स है, लेक्स है, रिवर्स है, डैम्स है, कैनाल्स है, जहाँ जो चीज़ अवेलेबल है उसका इस्तेमाल किया जाता है। अब ट्रेडिशनल मेथड क्या था इरिगेशन का, तो ट्रेडिशनल मेथड को हम लोग देखते हैं, वेल्स था, लेक्स था, कैनाल्स था, इन्हीं की मदद से पानी को पहुंचाया जाता था खेतों तक। कैटल या ह्यूमन लेबर का यूज किया जाता था इन मेथड्स में। अब कह रहा है वेरियस ट्रेडिशनल वे क्या था, तो पहला मोट्स, पुल्ली सिस्टम, पुल्ली आप समझ रहे होंगे यहाँ पर लगा हुआ है पुल्ली, है ना। तो इनके जरिए चैन पंप, चैन के द्वारा भी जो है ये पानी निकाला जाता था। तो ये देखिए यहाँ पर पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है, तो ये मोट है, मोट में ये थैला आप लगा हुआ देख रहे हैं, पुल्ली की मदद से इसको पानी निकाला जाता है, और यहाँ से नालानुमा स्ट्रक्चर बनाया गया है जिसमें पानी डाला जाता है और पानी खेतों तक जाता है। दूसरा आप देख रहे हैं चैन पंप है, चैन पंप में यह चैन लगा हुआ है, इससे पानी लगातार निकला हुआ है, नालानुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, यहाँ से भी पानी जा रहा है। धेकली का आप देख रहे हैं यहाँ पर, ये भी कुआं की मदद से ही पानी निकाला जा रहा है। आगे आप एक देखेंगे और राहत, राहत में क्या देख रहे हैं कि बैल के मदद से, ये कहीं कहीं पे कैमल के मदद से ये घुमाया जाता है इस रॉड को, इस शाफ्ट को, और पानी यहाँ से निकलता रहता है, और फिर नालानुमा स्ट्रक्चर बना हुआ है, पानी खेतों तक जाता है। तो ये सारे ट्रेडिशनल मेथड्स हैं। पंप्स आर कॉमनली यूज फॉर लिफ्टिंग वाटर, डीजल, बायोगैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड सोलर एनर्जी। अब के समय में क्या हुआ, यही बैल, ह्यूमन बींग्स के जगह पर आप मॉडर्न इक्विपमेंट यूज कर रहे हैं जो इंजन की मदद से चलता है और पानी को अंदर से निकालने का काम करता है, जो खेतों तक जाता है। मॉडर्न मेथड ऑफ इरिगेशन में आपको पढ़ना है स्प्रिंकलर सिस्टम। स्प्रिंकलर नाम ही है, पानी का छिड़काव करता है ये। तो दिस सिस्टम इज मोर यूजफुल, बहुत यूजफुल है, क्योंकि अनइवन लैंड वेयर सफिशिएंट वाटर इज नॉट अवेलेबल, बहुत सारे ऐसे जगह हैं अनइवन लैंड है जहाँ पर सफिशिएंट पानी नहीं है। करा दी परपेंडिकुलर पाइप्स हैविंग रोटेटिंग नोजल्स, इसमें क्या होता है, रोटेटिंग नोजल्स लगा होता है और परपेंडिकुलर पाइप्स होता है, और ज्वाइंट होते हैं रेगुलर इंटरवल पर, मीन्स एक
जैसे अगर ये बड़ा पाइप है तो एक यहाँ पर अगर लगा हुआ है तो दूसरा यहाँ पर लगा रहेगा, फिक्स इंटरवल पर लगा हुआ होता है। जब वाटर फ्लो अलाउ किया जाता है, फ्लो किया जाता है, इससे पानी को पास कराया जाता है थ्रू द मेन पाइप अंडर प्रेशर विद द हेल्प ऑफ ए पंप, इट एस्केप्स फ्रॉम रोटेटिंग नोजल। अब ये यहाँ पर जो नोजल लगा होता है जो रोटेट करता रहता है, ये रोटेट करता रहता है, इसके जरिए पानी का छिड़काव किया जाता है। इट गेट्स स्प्रिंकल्ड ऑन द क्रॉप एज इफ़ इट इज़ रेनिंग, है ना, इस प्रकार से स्प्रिंकल होता है, इस प्रकार से पानी का छिड़काव किया जाता है कि वर्षा हो रहा है। और ये लॉन के लिए, कॉफ़ी प्लांटेशन के लिए, अदर क्रॉप्स में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप देख सकते हैं यहाँ पर डायग्राम है। अब यहाँ से पानी निकाला जा रहा है, मेन पाइप है, मेन पाइप यहाँ तक आया, इससे बहुत सारे पाइप ऐसे निकले, फिर यहाँ से एक पाइप निकला और इस पाइप में से एक लगा दिया गया घूमने वाला नोजल, और इस नोजल में बहुत सारा होल होता है और ये पानी को छिड़कता रहता है। यहाँ भी देख रहे हैं नोजल लगा हुआ है, यहाँ भी नोजल लगा हुआ है, यहाँ भी नोजल लगा हुआ है, इसी को स्प्रिंकलर बोलते हैं बेसिकली। आगे आप देखते हैं दूसरा ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम और भी इंपॉर्टेंट है। इन दिस सिस्टम वाटर फॉल्स ड्रॉप बाय ड्रॉप डायरेक्टली नियर द रूट। अब जड़ के पास जो है ना, इसी प्रकार से पाइप का एक स्ट्रक्चर बना होता है, लेकिन इसमें जड़ के पास पाइप को रखा जाता है, इसमें छिड़काव नहीं होता है, इसमें बूंद बूंद पानी जो है प्लांट के रूट में डायरेक्टली दिया जाता है। इसी सिस्टम को हम लोग ड्रिप सिस्टम बोलते हैं। यह बेस्ट टेक्निक है वाटरिंग करने के लिए, स्पेशली फ्रूट प्लांट्स में, गार्डन्स में, ट्रीज में। इसमें वाटर वेस्ट नहीं होता है। इट इज़ ए बून इन द रीजन वेयर अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर इज पुअर। जहाँ पर पानी की कमी है वहाँ पर तो ये वरदान है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पर ड्रिप सिस्टम को दिखाया गया है। यहाँ भी अगेन वैसे ही पानी पाइप के जरिए आ रहा है और ये पाइप पूरा आप देख रहे हैं कि अलग अलग कतारों में पाइप को डिवाइड किया गया है, और इस पाइप में एक ओपनिंग होगा यहाँ पर, एक ओपनिंग यहाँ पर, एक ओपनिंग यहाँ पर, और बूंद बूंद पानी जो है प्लांट के रूट में डायरेक्टली जाता है इसके मदद से। तो ये हो गया। अब प्रोटेक्शन फ्रॉम वीड्स। अब यहाँ तक तो हम लोग देख लिए, पानी वगैरह हो गया। अब प्रोटेक्शन क्या है, वीड्स को प्रोटेक्ट करना है, बचाना है, संरक्षित रखना है। तो इसके लिए क्या होता है, करा इन ए फील्ड मेनी अदर अनडिजायरेबल प्लांट्स में ग्रो नेचुरली अलॉन्ग विद द क्रॉप्स। अब क्रॉप्स के साथ साथ फील्ड्स में, खेतों में बहुत प्रकार के घास फूस जम जाते हैं। इन्हीं अनडिजायरेबल प्लांट्स को हम लोग वीड्स बोलते हैं, इन्हीं को हम लोग वीड्स बोलते हैं। और इस वीड्स को रिमूव करने के प्रोसेस को वीडिंग बोलते हैं। वीडिंग जरूरी क्यों है, क्योंकि प्लांट्स के साथ ये कंपटीशन करने लगता है, मतलब न्यूट्रिएंट्स के शेयर के मामले में, सनलाइट के शेयर के मामले में, एयर के शेयर के मामले में ये प्लांट्स को कंपटीशन देता है। जिसके कारण क्या होता है, प्लांट्स का ग्रोथ प्रभावित होता है। इसलिए हम लोग को वीड्स को रिमूव करना चाहिए। अब वीड्स को रिमूव करने के लिए हम लोग बहुत तरीके का इस्तेमाल करते हैं, चीज़ों का इस्तेमाल करते हैं। कह रहा है फार्मर्स बहुत सारे तरीके यूज करते हैं इनको रिमूव करने के लिए। आगे आप क्या देखते हैं, विच में द बेस्ट टाइम फॉर रिमूवल ऑफ वीड इज बिफोर दे प्रोड्यूस फ्लावर एंड सीड्स। और वीड्स को कब रिमूव करना चाहिए, जब वो फलने फूलने लगे, उससे पहले उसको रिमूव कर दीजिए, नहीं तो उनका संख्या बेतहाशा बढ़ जाएगा। अब इसका इस्तेमाल क्या किया जाता है, तो ट्रेडिशनली हम लोग देखते हैं या कॉमनली कि खुरपी का इस्तेमाल करके, खुरपी एक इंस्ट्रूमेंट रहता है इस प्रकार से, और इसमें एक हैंडल लगा होता है, इसके मदद से हम लोग पकड़ते हैं और वीड्स को रिमूव करते हैं। इसके अलावा क्या है, वीड्स को रिमूव करने के लिए कुछ केमिकल्स का भी इस्तेमाल किया जाता है, जिसको हम लोग वीडीसाइड बोलते हैं, है ना। तो कुछ कम केमिकल्स हैं जिनको हम लोग वीडीसाइड बोलते हैं, इसका भी इस्तेमाल करते हैं। एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं 2,4-D। अब इनको स्प्रे कर दिया जाता है फील्ड्स में ताकि वीड्स खत्म हो जाए, सूख जाए। तो वीडीसाइड्स आर डाइल्यूटेड विथ वाटर टू द एक्सटेंट रिक्वायर्ड, है ना, पानी में घोल के इसको छिड़काव इसका कर दिया जाता है। कह रहा है एज ऑलरेडी मेंशन्ड द वीडीसाइड्स आर स्प्रेड ड्यूरिंग वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ वीड्स बिफोर फ्लावरिंग एंड सीड। जब तक वीड्स फ्लावर और सीड नहीं दे रहा है उससे पहले कर लिया जाता है, नहीं तो उसका संख्या बढ़ जाता है। अब जो फार्मर इसका छिड़काव कर रहा है उसको अपने नाक मुंह को बांध के जाना चाहिए ताकि उसको ये केमिकल का दुष्प्रभाव देखने को ना मिले। अब हार्वेस्टिंग की बात हो रही है। अब जब वीडीसाइड्स हो गया तो हार्वेस्टिंग क्या है, तो हार्वेस्टिंग ऑफ क्रॉप एक इंपॉर्टेंट टास्क है। मीन्स इसमें होता क्या है, तो कटिंग ऑफ क्रॉप आफ्टर इट इज मैच्योर इज कॉल्ड हार्वेस्टिंग। क्रॉप्स को काटना, जब फसल आपका तैयार हो गया उसके बाद उस फसल को काटना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, हार्वेस्टिंग बोलते हैं। अब पहले के समय में हम लोग क्या करते थे, सिकल, हंसुआ वगैरह, ये जो देख रहे हैं सिकल है, इसका इस्तेमाल करते थे। अब के समय में हम लोग हार्वेस्टर का यूज करते हैं। हार्वेस्टेड क्रॉप क्या होता है, ये काफ़ी लेबर को सेव करता है और टाइम भी सेव करता है। तो थ्रेसिंग क्या होता है, थ्रेसिंग के बारे में कह रहा है कि यहाँ से देखिए, द हार्वेस्ट क्रॉप द ग्रेन सीड्स नीड टू बी सेपरेटेड। अब हार्वेस्टेड जो क्रॉप है उसमें से सीड्स को आपको निकालने का ज़रूरी है, और चैफ जो होता है, जो पुआल है, उसको अलग करने की ज़रूरत है। इस सब जो करने का जो प्रोसेस है उसी को हम लोग थ्रेसिंग बोलते हैं। अब इसको कंबाइनर या कंबाइन की मदद से हम लोग करते हैं। तो कंबाइन एक मशीन है जो थ्रेसिंग में मदद करता है। तो यह आप समझ गए कि किस प्रकार से हार्वेस्टिंग किया जाता है। यहाँ पर हार्वेस्टेड फेस्टिवल का कह रहा है कि हार्वेस्टिंग जब होता है तो किसान खुश होते हैं क्योंकि उनका मेहनत जो है अब रंग ला चुका है, इसलिए उसको उत्सव के रूप में भी मनाया जाता है। इसलिए स्पेशल फेस्टिवल्स है जो हार्वेस्टिंग सीजन से रिलेटेड है। अब जैसे पोंगल है, बैसाखी है, होली है, दिवाली है,
नबन्या है, बिहू है, तो ये सारे हार्वेस्टिंग फेस्टिवल्स हैं। तो आप ये समझ चुके होंगे। फार्मर्स विथ स्मॉल होल्डिंग ऑफ लैंड डू द सेपरेशन ऑफ ग्रेन एंड चैफ विथ विनोइंग। अब बहुत सारे किसान हैं जो छोटे स्तर पर खेती करते हैं, वो विनोइंग का इस्तेमाल करते हैं, हवा की मदद से सेपरेट करते हैं हस्क को या चैफ को अलग और सीड ग्रेन को अलग। तो ये आप समझ गए। अब यहाँ पर हम लोग स्टोरेज देखेंगे। जब फसल हो गया तो इसको स्टोर करना है। स्टोरेज ऑफ प्रोड्यूस इज इम्पॉर्टेंट टास्क है, क्योंकि इफ़ द हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर टू बी केप्ट फॉर लॉन्गर टाइम, अगर आपको जो क्रॉप है, जो क्रॉप आप कर लिए, जो ग्रेन आप सेपरेट कर लिए, इसको अगर आपको स्टोर करना है और सेफ़ रखना है, क्या चीज़ से सेफ़ रखना है? मॉइस्चर से, इंसेक्ट से, रैट से, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, तो उसको आपको अच्छे ढंग से स्टोर करना होगा। इफ़ फ्रेशली हार्वेस्टेड ग्रेन्स आर स्टोर्ड विदाउट ड्राइंग, अब क्या होता है जब आप इसको स्टोर करते हैं क्रॉप्स को, तो आप उसको सुखा करके करते हैं, नहीं तो अगर मॉइस्चर रह जाएगा तो वो सड़ जाएगा। तो बिफोर स्टोरिंग देम द ग्रेन्स आर प्रॉपरली ड्राइड इन द सन टू रिड्यूस द मॉइस्चर इन देम, दिस प्रिवेंट द अटैक ऑफ इंसेक्ट्स, पेस्ट, बैक्टीरिया एंड फंगी। तो यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कि क्यों हमको उनको सुखा करके स्टोर करना चाहिए, ताकि अगर आप सुखा के नहीं करेंगे तो उस पर आप बहुत सारे पेस्ट या माइक्रोब्स का एक्शन देखेंगे, जिससे वो अनाज जो है सड़ जाएगा। इसलिए उनको प्रॉपरली सुखा करके धूप में तब स्टोर करना चाहिए। आगे आप क्या देखते हैं कि फार्मर्स स्टोर ग्रेन्स इन जूट बैग्स। फार्मर कहाँ किस चीज़ में स्टोर करते हैं? तो जूट बैग में या मेटालिक बीन्स में करते हैं। हाउएवर लार्ज स्केल स्टोरेज ऑफ ग्रेन इज डन इन सिलोज। बड़े स्तर पर जब आप स्टोर करते हैं तो सिलोज में या ग्रेनरीज में, है ना, ताकि उसको बचाया जा सके पेस्ट से या माइक्रोब से। कड़ा ड्राइड नीम का भी इस्तेमाल आप करते हैं, नीम के लीव का, नीम के पत्तों का सूखा हुआ, ताकि कीटनाशक के रूप में यह काम करता है। स्पेसिफिक केमिकल ट्रीटमेंट भी किया जाता है ताकि पेस्ट माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इस जो ग्रेन है इसको बचाया जा सके। आगे आप क्या देखते हैं? एनिमल्स रियर्ड एट होम और इन फार्म्स हैव टू बी प्रोवाइडेड विथ प्रॉपर फूड, शेल्टर एंड केयर। कह रहा है जो एनिमल आप घर पे पालते हैं, जैसे गाय है, भैंसी है, बकरी है, इनको भी प्रॉपर केयर की ज़रूरत होती है, इनको प्रॉपर भोजन देना होता है, शेल्टर देना होता है, ये सब। कह रहा है यही जो जानवरों का पालना जब बड़े स्तर पर आप पालते हैं, इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। जिस प्रकार से बड़े स्तर पर आप एक ही प्रकार के फसल को उगाते हैं तो उसको क्या कहा जाता है? क्रॉप कहा जाता है। उसी प्रकार जब जानवर को आप बड़े स्तर पर पालते हैं, उनका रख रखाव करते हैं, तो इसी को एनिमल हस्बेंड्री कहा जाता है। कह रहा है फिश जो है गुड है हेल्थ के लिए। हम लोग इससे क्या प्राप्त करते हैं? कॉड लिवर ऑयल और विटामिन डी भी प्राप्त करते हैं। तो ये था चैप्टर, इसमें हम लोग किस प्रकार से क्रॉप का प्रोडक्शन किया जाता है और मैनेजमेंट किया जाता है, इसको समझने का प्रयास किए हैं। अगर वीडियो पसंद आता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।